बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के साथ ही पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। कहीं से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान में इंतखाबात 2 साल के लिए मुलतवी हो रहे हैं, तो फिर कहीं से ये सुनाई दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वापसी के लिए कहीं से खास पैगाम पहुंच गया है। ये मामला क्या है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किन उमूर पर तबादले ख्याल होगा और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खत्मे के बाद किस तरह के इकदाम सामने आ सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला यानी पीटीआई पर बिजली बन के गिरेगा और फिर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर दिया है कि जेल प्रीमिसेस से शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोई क़यामत ढा दी। लेकिन नाज़रीन, ये जो शाह महमूद कुरैशी को धक्के देकर और लेकर जा रहा है, ये शख्स कौन है? आपने कभी देखा है पहले इसको? जी, शायद देखा होगा, मैंने भी कहीं देखा है। आइए जरा इसको भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे इसहाक डार और मोहम्मद जुबैर, यानी दोनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इनके दरमियान जो सर्द जंग थी उसमें अब शिद्दत आ गई है, अब इल्जामात शदीद हो गए हैं। आपको पता होगा कि मोहम्मद जुबैर जो सिंध के साबिक गवर्नर भी हैं और फिर जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज भी रहे हैं। मोहम्मद जुबैर खान जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान भी रहे हैं और फिर जिनसी स्कैंडल्स में एक खासी शोहरत भी रखते हैं। अब मोहम्मद जुबैर खान, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। ऐसी ही शिद्दत हमने कुछ दिन पहले दानियाल अजीज और एहसान इकबाल के दरमियान भी देखी और फिर हमने देखा कि जो है वो रिसेंटली ऐसा अपना इसहाक डार और मोहम्मद जुबैर खान आमने सामने आ गए। हमने गुज़िश्ता रोज ये भी देखा कि अपना भतीजा हमजा शहबाज शरीफ पर किस तरह बरहम हुआ और किस तरह उन्होंने तल्ख लहजे में बात की, उस पर हम कल के व्लॉग में तफसील से बात कर चुके हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर खान ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पर सरकारी इदारों की निजकारी रुकवाने का इल्जाम आयद कर दिया है। जी, ये वही इदारे हैं जो पाकिस्तान के लिए सफेद हाथी या यूं समझ लें कि एक लायबिलिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने जो है वो एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद जुबैर ने इल्जाम आयद किया कि पीआईए, स्टील मिल और फेस्को की निजकारी आखिरी मराहल में थी, लेकिन इसहाक डार ने रुकवा दी। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इसहाक डार ने आखिरी मराहल में निजकारी का अमल खत्म करवाया, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जी नाजरीन, ये मामला एक अरसे से चल रहा है और इन इदारों को बिलखुसूस पीआईए, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे और ये वो इदारे जो पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से नहीं चलते। अब इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये है कि जब भी आप यानी जो है वो तालीम की वजारत आप उनको देंगे जो निजी तालीमी इदारों से मुंसलिक होंगे, या फिर आप ट्रांसपोर्ट की वजारत उनको देंगे जो यकीनन जो है वो ट्रांसपोर्टर्स होंगे, तो फिर वो पाकिस्तान रेलवे हो या फिर पीआईए हो या फिर ऐसे या फिर मतलब निजी एयरलाइंस के जो मालकान हो, उनको अगर आप ट्रांसपोर्ट की वजारत देंगे या फिर वजारत मवासलात देंगे या फिर वजारत हवाबाजी देंगे, तो फिर कहाँ से आपके इदारे चल सकेंगे? बहुत सारे इसके बारे में हकायक हैं। अब हम क्या कह सकते हैं? हम तो चीखो पुकार ही कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़े फैसले किए हैं। अब उन बड़े फैसलों में जो अहम तरीन फैसला है जो सामने आया है वो जनाब ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह फैसला भी सामने आया है कि न सिर्फ जो है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इस हवाले से पिटीशन भी तैयार कर ली गई है और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक शायद पिटीशन दाखिल कर ली जाए। और फिर इस वक्त तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को यानी इलेक्शन कमीशन ने इतना संजीदा लिया है कि उनके फैसले के बावजूद जो वेबसाइट है उसको अपडेट नहीं किया गया और पीटीआई के कवायद अपलोड नहीं किए गए। और फिर दूसरी तरफ
PTI کے حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے PTI کو بلا واپس نہیں دینا اور الیکشن کمیشن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ PTI جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس میں خود PTI بھی اپنے دام کیا کہتے ہیں اس کو پھنس چکی ہے، اپنے ہی جال میں خود PTI پھنس چکی ہے۔ جس طرح PTI کے 2434 افراد نے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، ان میں سے آپ نے ٹکٹ دینے صرف تقریباً 450 لوگوں کو۔ اب اگر 450 لوگوں کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 2000 لوگوں کو آپ جو ہے ان سے آپ مخالفت مول لیں گے جنہوں نے ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور ایسے وقت میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جب اسٹیبلشمنٹ اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ جال بچھا کر آرؤز کے دفاتر کے باہر موجود تھی اور جو بھی PTI کا رہنما نظر آتا تھا اس کو دھر لیا جاتا تھا۔ تو بہرحال اب PTI اپنے آپ میں پھنس چکی ہے، جہاں PTI یہاں اپنے آپ میں پھنس چکی ہے، ٹھیک اسی جگہ الیکشن کمیشن نے بھی سخت اسٹینڈ لیا ہے اور سخت موقف اختیار کیا ہے کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے یہ افواہیں گشت کرنے لگی ہیں کہ شاید انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں۔ اب اس تمام صورتحال کا جو خاتمہ ہے میرے خیال میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی واپسی کے بعد ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ میرے خیال میں تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہو، کیونکہ ایک قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود بھی اس وقت علیل ہیں اور وہ اس وقت وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے، چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس، آپ کو پتا ہے کہ 27 دسمبر سے گزشتہ روز سے کور کمانڈرز کانفرنس شروع ہوئی۔ اب گزشتہ روز جو تھے وہ اپنا پاکستان کے داخلی اور جو خارجی امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آج 28 دسمبر کو پاک فوج کے انٹرنل جو امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اب میرے خیال میں گزشتہ روز جن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا ان میں انتخابات کا پرامن انعقاد اور انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کی فراہمی یا جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو سیف بنانا، TTP کی طرف سے موصول ہونے والی دھمکیاں اور پھر انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی، اور پھر بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے خدشات ہیں یا تحفظات ہیں یا بزنس کمیونٹی کے کیا مطالبات ہیں اس پر بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی، اور پھر خیبر پختونخوا میں TTP کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنے کے حوالے سے بھی یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی، اور پھر بات چیت ہوئی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بھی کہ اس دورے کے دوران انہوں نے امریکی حکام سے کیا بات چیت کی، کون سی یقین دہانیاں ہوئیں، کیا ہوا کیا نہ ہوا، اور کون سے جو ہے وہ یہاں سے جو معاملات تھے وہ حافظ صاحب لے کر گئے تھے اور وہاں سے کون سی یقین دہانیاں لے کر آئے ہیں، اور کیا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی اور فیصلہ کن کارروائی ہونے جا رہی ہے، یقیناً اس پر بھی بات ہوئی ہوگی، اور پھر بات ہوئی ہوگی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو IPPs ہیں ان کے ساتھ جو سابقہ حکومتوں کے ایگریمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی، اور پھر SIFC کے حوالے سے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی کہ سعودی عرب، دبئی یعنی UAE، قطر، عمان اور دیگر ممالک، چائنا SIFC میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نہیں آئی، کتنا فروٹفل ثابت ہوا، کتنا نہیں ہوا۔ اب یہ تمام چیزیں یقیناً اس میں زیر غور آئی ہوں گی۔ اب جیسے ہی کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا یا آغاز ہوا، اس کے ساتھ ہی افواہیں گردش کرنے لگی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے یہ کہیں سے کسی دوست نے میسج بھیجا، انہوں نے کہا کہ اہم خبر، نواز شریف کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، ہر طرح کی کوششوں کے باوجود حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اب یہ نواز شریف کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہر طرح کی کوششوں کے باوجود PTI کو ختم نہیں کیا جا سکا، PTI اب بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اور PTI کے ہوتے ہوئے پنجاب میں پرامن انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔
क्योंकि इस वक्त अगर पीटीआई को बल्ला नहीं मिलता, अगर पीटीआई का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म कर देती है, तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। और अगर खत्म नहीं होता तो भी मुश्किलात पैदा होगी। और वैसे भी पीटीआई के अंदरूनी सतह पर इस चीज पर गौर किया जा रहा है कि अपना इंतखाबात का बायकाट करने में ही इज्जत है। अब एक तरफ जहां पीटीआई बायकाट की बातें कर रही है, दूसरी तरफ जहां पीटीआई की वजह से पीएमएल-एन सख्त दुश्वारियों का शिकार है, वहां अगर स्पेस किसी को मिल रहा है तो वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से बहुत अच्छा एक साजगार माहौल बनता जा रहा है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि आया ये अफवाहें दुरुस्त हैं या गलत है कि इंतखाबात 2 साल तक के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं, या फिर ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में शायद कुछ अरसे के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। तो जाहिर है कि एक चीज तय है कि पीटीआई के हवाले से कुछ बड़े फैसले हुए हैं। उन बड़े फैसलों में अहम तरीन जो चीज है वो ये है कि पीटीआई को 9 मई के हवाले से कोई रियायत नहीं देनी, और पीटीआई के जो भी मुल्जमान हैं उनके साथ कोई नरमी अख्तियार नहीं की जाएगी। पीटीआई को जो भी यानी शाह महमूद कुरैशी का मामला आपने देखा होगा कि जिस तरह उनको अडयाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया। अब ये तो खैर ड्रामेबाजी थी, प्लानिंग थी, सब कुछ था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी किसी डील के तहत ही बाहर आ रहे हैं और उनका बाहर आना पीटीआई को तहस नहस करके रख देगा। अब जिस अदाकाराना अंदाज में वो बाहर निकल रहे थे, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि जेल प्रीमिसेस जो होती हैं वो किसी न किसी थाने की हुदूद में होती हैं। अगर जेल के अंदर भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको भी जो मकामी थाना होता है वो आके उसको रिजॉल्व करता है। और अमूमन जो गिरफ्तारियां होती रही हैं माजी में भी, अब वो सारी जेलों के अंदर से होती रही हैं। सहाफ़ियों को पता तक नहीं चलने दिया जाता था कि कौन गिरफ्तार हुआ, किसको लेकर गए, कहाँ से निकल गए, कुछ पता नहीं चलता था। तो ये कह देना कि जो है वो शाह महमूद कुरैशी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया तो बड़ी क़यामत टूट पड़ी। और फिर इस हवाले से मगरबी मीडिया ने इसको जिस तरह उछाला, ये भी अपने आप में हैरानकुन बात है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी इसलिए भी मुमकिन थी या ज़रूरी थी कि शाह महमूद कुरैशी को एक तो 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। ये इनका अपना एक लुच्च फिराई है, यानी ये इंतज़ामिया की या फिर इस्टेब्लिशमेंट की एक वाहियात किस्म की और एक नाकाम जो है वो एक हिकमत अमली थी। जब शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के मामलात से उनकी जो बुरी ज़मानतें थी वो खारिज हो चुकी, फिर उन ज़मानतों की बहाली की जो दरख्वास्तें थी वो भी मुस्तरद हो चुकी, तो उसके बाद 3 MPO के तहत उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी करना यह तो बचकाना खेल है और बहुत ही शर्मनाक किस्म का खेल है। उसको आप 9 मई के मामलात में वैसे भी गिरफ्तार कर सकते थे, तो उसमें इतने सारे ड्रामे करने की आखिर ज़रूरत थी क्या? अब नाज़रीन बात करते हैं ये जो शाह महमूद कुरैशी कोई शख्स धक्का देकर घसीट कर लेकर जा रहा है। अब एक तरफ ये देख लें, दूसरी तरफ ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो कोर कमांडर्स हाउस लाहौर पर 9 मई को जब जलाओ घेराव हुआ था तो इस शख्स को वहां पर देखा गया था। अब ये शख्स कौन है, मैं किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं करूंगा और ना ही मैं इस पर कोई कमेंट करूंगा। हाँ, मैं अलबत्ता जो है वो शक का जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, एक मार्जिन या स्पेस या फिर जो है वो दे सकता हूँ कि मुमकिन है कि जब कोर कमांडर हाउस लाहौर पर ये मामला हुआ था, 9 मई को अटैक हुआ था, उस वक्त ये यकीनन जो है वो कि अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो, लेकिन मसला ये है कि किसी भी सच को गोलमोल करना, तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं, जिस तरह मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस शख्स का दिफा कैसे करूँ, क्योंकि ये हैरानकुन बात है कि जो शख्स वहाँ है, वो शख्स वहाँ था, वो शख्स कहाँ था, ये शख्स कौन है, कहाँ से आया, किधर गया, 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर क्या कर रहा था, इसका किस एजेंसी से ताल्लुक है, ये पुलिस का है, स्पेशल ब्रांच का है, ISI का है, MI का है, IB का है, किसका है? मतलब ये जो हरकतें हैं ना, इसके नतायज फिर आगे चल के इस्टेब्लिशमेंट को बड़े भारी इस पर गुजरने पड़ते हैं और उसके नतायज कुछ अच्छे नहीं निकलते। तो नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।